हाय एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस कंसेप्ट एकेडमी। आई एम सीए दीपक दौलतानी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th अकाउंटेंसी की फर्स्ट यूट्यूब बैच। ओके, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, जो कि आपकी पूरी पार्टनरशिप सीरीज का फर्स्ट यूनिट है। So before we begin, do subscribe our channel so that आप लोगों को आगे की वीडियोस के अपडेट मिलते रहें एंड आप लोग हमारे साथ में ही अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते रहेंगे एंड प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। एंड आई एम डैम श्योर आप लोगों को इन वीडियोस का बहुत 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 हेल्प होने वाला है। सो प्लीज इन वीडियोस को मत मिस कीजिए एंड हमारे साथ में ही पढ़ते रहिए। So now let's begin. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ये जो फर्स्ट यूनिट है पूरी पार्टनरशिप सीरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये पूरी सीरीज की जो पार्टनरशिप सीरीज है उसका पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफी सारे दिए गए हैं। तो जैसे हम पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए बेस रेडी करते हैं, तो सिमिलरली पार्टनरशिप की बिल्डिंग बनाने के लिए पूरा सीरीज अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये पूरा फर्स्ट चैप्टर जो फंडामेंटल्स है पार्टनरशिप का वो समझना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं लास्ट में आपको याद होगा कि 11th में आपने जो लास्ट टॉपिक किया था जो था सोल प्रोप्राइटरशिप, वहां पे लिख जाता हूं पहले। तो देखिए लास्ट जो टॉपिक हमने किया था इसका नाम था सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें आपने सीखा होगा ये सोल मतलब होता है सिंगल, ओके, प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर। दैट मीन्स सिंगल ओनर या सिंगल पर्सन या अकेला इंसान। ये अकेला इंसान क्या कर रहा था, वहां पे पूरा बिजनेस चला रहा था, एंड टू एंड सब वही देख रहा था। मतलब एक बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप जो बोलते हैं, मतलब एक अकेला इंसान पूरा का पूरा बिजनेस हैंडल कर रहा है, लाइक एवरीथिंग, परचेज से लेकर सेल्स से लेकर फाइनेंस बोलो, ठीक है, हर एक चीज, मार्केटिंग बोलो, सब चीजें अकेला हैंडल कर रहा है। बट ये जो सिंगल पर्सन है, ठीक है, अकेला इंसान, इससे कुछ सपने हैं। ये बोल रहा है कि मुझे अपना बिजनेस बहुत ग्रो करना है, बट आपको पता है अगर बिजनेस ग्रो करना है दैट मीन्स यू नीड टीम। अबे हमें क्या चाहिए, उसके लिए टीम चाहिए। तो इसने सोचा चलो ठीक है। अब एक और इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, सपोज फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है विक्की, ओके, इसका हम नाम लेंगे विक्की। ये अकेला पर्सन बेचारा पूरा बिजनेस हैंडल कर रहा है, पर अगर से बिजनेस आपको ग्रो करना है उसके लिए चाहिए ज्यादा पैसा, मतलब ज्यादा कैपिटल। तो इसके पास एक लिमिटेड कैपिटल ही था, लिमिटेड कैपिटल था इसके पास, मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहा। रिस्क भी लिमिटेड ही है, ठीक है, रिस्क भी क्या है, लिमिटेड ही, एक हद तक, एक लिमिट तक ही वो रिस्क उठा पाएगा, करेक्ट है। उसके बाद जो स्किल्स है इसके पास, ठीक है, जो स्किल्स है वो भी क्या है, लिमिटेड है इसके पास, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए काफी सारे स्किल्स चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, ठीक है, परचेसिंग पावर चाहिए आपके पास, देन सेल्स कैसे ग्रो बूस्ट किया जाए वो सब चीजें पता रहनी चाहिए, ओके, प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, सब चीजें चाहिए। तो अकेले इंसान से एक लिमिट तक ही हो पाएगा, तो बिजनेस में हमारा एक लिमिट तक ही ग्रो हो पाएगा, एक बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं जा पाएगा। देन इसका जो सपना है बिजनेस को बहुत अच्छी लेवल पे ग्रो करने का, तो इसने क्या किया, उसको पता चल गया कि भाई अकेले से तो होने वाला है नहीं, ठीक है, अकेले से तो होने वाला है नहीं। तो इसने क्या किया, जो विक्की नाम का ये अकेला इंसान है, इसने अपने दो फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया, जिसका नाम था बिट्टू एंड जना, जिसका नाम है बिट्टू एंड जना। सर ये नाम सुने सुने लग रहे हैं, यस सुने सुने ही हैं। आप अगर से श्री मूवी देखी होगी तो उसमें 3 कैरेक्टर ये विक्की, बिट्टू एंड जना, ठीक है, तो उनका ही नाम यहाँ पे हमने लिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। तो विक्की, बिट्टू एंड जना, तो विक्की ने क्या किया, इन दोनों को कांटेक्ट किया कि मेरा एक बिजनेस है जिसको हमें ग्रो करना है, अच्छा खासा चल रहा है, बट थोड़ा टीम बढ़ाने की जरूरत है कि और अच्छी लेवल पे चल पाएगा। तो बिट्टू एंड जना ने बोला ओके वी आर एग्री, उन दोनों ने एग्री कर दिया, चलो साथ में आते हैं, हम काम करते हैं। तो इन तीनों का साथ में आना, ठीक है, इन तीनों का साथ में आना और बिजनेस करना, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। उन तीनों का साथ में आना और बिजनेस करना उसको ही बोलते हैं पार्टनरशिप।
अब इसका बेनिफिट क्या हुआ साथ में आने के से? इसका बेनिफिट ये हुआ कि आपका जो कैपिटल वो हो गया, बढ़ गया, मोर कैपिटल, मतलब जो विक्की है, बिट्टू एंड जना है, वो कैपिटल और लेके आएंगे, ठीक है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिल गई हमें। देन जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाएगा तीनों में, वो अकेला रिस्क नहीं उठाएगा। ओके, स्किल्स भी, मोर स्किल्स बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि स्किल्स भी क्या हो गए हमारे, बढ़ गए। कैसे सर? जना के पास हो सकता है मार्केटिंग स्किल्स हो, बिट्टू के पास कोई और सेल्स बूस्ट करने के स्किल्स हो, नए नए प्रोडक्ट लाने की स्किल्स हो, बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारी हो, एंड जना के पास पूरा, विक्की जो है पूरा बिजनेस हैंडल करने की एक पुराना एक्सपीरियंस लेके भी काम करो, तो उससे क्या होगा, इनका बिजनेस अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में एंड पार्टनरशिप में क्या फर्क होता है, एंड पार्टनरशिप एक्चुअली होती क्या है। ओके, ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग था पार्टनरशिप के बारे में। तो क्या होता है, अगर से कोई भी जैसे पार्टनरशिप है, इसके अलावा अगर से कोई भी चीज ले लाइक अगर से मैं मोटर व्हीकल, ठीक है, मोटर व्हीकल लेता हूं, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक्ट, एक लॉ ला के रखा हुआ है, मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके रूल्स क्या है मोटर व्हीकल्स के, रॉन्ग साइड नहीं चलाना चाहिए, उसके ट्रैफिक रूल्स पूरे लिखे हुए हैं। ओके, विदाउट लाइसेंस नहीं चले, हेलमेट वगैरह सब, एवरीथिंग सब बताया गया है उसमें। तो उसी और एक और बोलूंगा एग्जांपल, जैसे कंपनी अगर से फॉर्म करते हो, तो उसके लिए क्या है, कंपनी से 2013 है, तो मतलब हर एक चीज के लिए, कोई भी बिजनेस करो या कोई चीज नहीं ट्राई करो, तो कहीं ना कहीं उनका एक लॉ बना हुआ है ऑलरेडी। तो सिमिलरली पार्टनरशिप का भी एक लॉ बनाया हुआ है, जिसमें पार्टनरशिप के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, प्रोविजंस लिखे हुए हैं इसके बारे में, जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप के लिए जो लॉ बना गया है, एक्ट बनाई गई है, उसका नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप अगर 12th में हो या आप सीए भी परस्यू कर रहे हो, ओके, सीए में भी आपको देखोगे ना, वहां पे है ये चैप्टर। ओके, तो ये आपको नाम याद रखना है। अब पार्टनरशिप में एक सेक्शन है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें इस पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है। इस पार्टनरशिप की क्या दी गई है, डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन में बोला क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, ठीक है, बिटवीन पर्संस who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप का एक रिलेशन है, जो लोग साथ में आके काम कर रहे हैं, जैसे बिट्टू, जना, विकी, 3 लोग साथ में आके काम कर रहे हैं, तो इनका एक रिलेशन है, ये लोग हो गए who have agreed to share the profits। इन तीनों ने मिलकर एक एग्री किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉसेस आएगी, आप उनको कैसे शेयर करना है, किस रेशियो में शेयर करना है, तो उन्हें वो ऑलरेडी डिसाइडेड करके रखा हुआ है। और ये जो बिजनेस है, ठीक है, लास्ट में क्या बोला है, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो मतलब ये बिजनेस में जो है साथ में सब मिलके काम करेंगे, या एक पर्सन, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे भी काम कर सकता है। ओके, तो ये डेफिनेशन में बताया गया है। ओके, इस डेफिनेशन और की फीचर के थ्रू और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। अब इसके अलावा मुझे 3 चीजें आपको एक और बतानी है। सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा persons who have entered into partnership for to carry for business individually are called पार्टनर्स। जो लोग साथ में आके काम कर रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए, तो इनको इंडिविजुअली अगर से बोलूं तो उनको हम बोलते हैं पार्टनर्स। सिमिलरली अगर से इनको कलेक्टिवली बोलोगे, एंड कलेक्टिवली अगर इंडिविजुअली बोल रहे हो तो पार्टनर्स, अगर से कलेक्टिवली आप बोलोगे इसको, तो कलेक्टिवली बोलोगे तो वो हो जाती है फर्म, पार्टनरशिप फर्म। कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, उनको फर्म बोलेंगे। ओके, आई होप ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि जो लोग साथ में आके बिजनेस चला रहे हैं, तो इनको इंडिविजुअली बोलते हैं पार्टनर, एंड कलेक्टिवली उनको बोला जाता है फर्म। ये 2 टर्म्स आपको बताइए।
इसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर कि नेम अंडर विच बिजनेस is carried on is called उसको हम क्या बोलते हैं, फर्म नेम। ओके, जिस नाम से आप बिजनेस चला रहे हो पूरी पार्टनरशिप का, उसको फर्म नेम बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल सर, यहाँ पे इंडिविजुअली अगर से बोलूं, विक्की, बिट्टू और जना को, उनको हम पार्टनर्स बोलेंगे, कलेक्टिवली फर्म बोलेंगे। और जिस नाम से वो बिजनेस चला रहे हैं, से फॉर एग्जांपल अगर से विक्की का वी ले लूं, ठीक है, बिट्टू का वी ले लेता हूं, ओके, जना का जे ले लेता हूं, ओके, एंड कंपनी आगे लगा देता हूं, तो वीवीजी एंड कंपनी, ये एक फर्म का नाम बता दिया। तो इस नाम से वो अपनी पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, ओके, इस नाम से वो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डेफिनेशन एंड कुछ की टर्म्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेचर ऑफ पार्टनरशिप। सब इसमें क्या है अभी देखिए, ये जो पॉइंट है आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। विक्की अगेन, बिट्टू, ओके, एंड जना, ये तीनों साथ में आए, इन्होंने फर्म ओपन की किस नाम से, वीबीजे एंड कंपनी, इस नाम से फर्म ओपन की। अब क्या हुआ, इन्होंने एक लोन लिया था, लायबिलिटी ली थी, ये बिजनेस में थोड़ा क्राइसिस आए और ये लोन रिपेमेंट कर नहीं पा रहे हैं। क्या हो रहा है, ये लोन की रिपेमेंट कर नहीं पा रहे, लोन वापस नहीं कर पा रहे। तो जिसने भी लोन दिया, लाइक बैंक ने लोन दिया, किसी पार्टी ने, थर्ड पार्टी ने लोन दिया हुआ है, उसने इनके ऊपर एक लीगल एक्शन ले लिया। तो लीगल एक्शन होने के बाद इनके ऊपर केस हो गया, तो पुलिस आएगी। तो पुलिस आई और पुलिस ने क्या किया, यहां से सपोज पुलिस आ रही है और इन तीनों को अरेस्ट करने के लिए चले गए, मतलब वहां पे हम क्या गए, घर पे या फर्म में आके रुक गए। तो विक्की, बिट्टू, जना क्या बोल रहे हैं, सर हमें क्यों पकड़ लिया है, हमने थोड़ी लोन लिया है, लोन तो वीबीजी एंड कंपनी ने लिया है, ये तो फर्म ने लिया, हमने लिया है क्या। तो पुलिस कंफ्यूज, अरे भाई लोन तो इन तीनों ने लिया ना, अरेस्ट वारंट तो इनके नाम से है, और ये बोल रहे कि लोन इन्होंने लिया है। तो बाद में समझ में आया कि भाई ये जो वीबीजे एंड कंपनी है, ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो इन लोगों ने फर्म बनाई गई है। क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो इन लोगों, नेचुरल पर्सन ने बनाई गई है। तो इसको तो अरेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, बनाया किन्होंने, इन तीनों नहीं है, इनके पीछे है कौन, ये तीनों ही है, तो अरेस्ट भी इन तीनों को ही करना चाहिए। ओके सर, इस पॉइंट से आप, इस एग्जांपल से क्या बताना चाहते हो, तो बताता हूं आपको। फर्म जो रिलेशनशिप है किसका, फर्म एंड पार्टनर्स का, क्या बोल रहा हूं मैं, फर्म एंड पार्टनर्स, इनका जो रिलेशनशिप है ना, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर से बोलूं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर से बोले हम इसको, तो ये दोनों एक ही है, नॉट सेपरेट। ठीक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर से इसको बोलेंगे ना, तो पार्टनर एंड फर्म नॉट सेपरेट, ओके, नॉट सेपरेट। ठीक है, और एक और पॉइंट है इसमें कि आपको अगर से याद होगा 11th में आपने एक चीज सीखी थी, एक कॉन्सेप्ट था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा था। इसमें क्या बोला था कि आपको जो ओनर है, ओके, ओनर, प्रोप्राइटर, और ये जो बिजनेस है, ये दोनों अलग है, सेपरेट है, एंड जो अकाउंटिंग होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं ना, ओनर के मेंटेन नहीं करते, बिजनेस के मेंटेन करते हैं। तो मतलब ओनर एंड बिजनेस हमारे सेपरेट है। तो सिमिलरली यहां पर ही, सिमिलर अगर से मैं बोलूं यहां पे, फर्म एंड पार्टनर फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्या बोल रहा हूं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर से बात करें तो ये दोनों सेपरेट है।
ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। मतलब आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो ना फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करो, नॉट पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब एंट्री वगैरह जो भी कर रहे हो ना फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करो। अगर इसको पॉइंट को अगर मैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप को समराइज करूं तो दो चीजें निकलती हैं यहां से। द फर्म एंड पार्टनर का जो रिलेशनशिप है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ से, ठीक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एक ही है, नॉट सेपरेट। ओके, सिमिलरली अगर से अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो ये दोनों एक ही है, ये दोनों सेपरेट है। ओके, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नेचर ऑफ पार्टनरशिप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे डिस्कस की गई, एसेंशियल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। मतलब ये जो पॉइंट्स 5 पॉइंट आपको क्लियर बताने वाला हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट ये चीजें ठीक है पार्टनरशिप में होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगी तो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती है। सबसे पहले डिस्कस किया है 2 और मोर पार्टनर्स। सर इसमें क्या है, 2 बोला हुआ है कुछ तो यहाँ पे, ठीक है। देखो कितने लोग पार्टनरशिप में आ सकते हैं, तो यहाँ पे एक तो बात निकलेगी यहाँ पे मिनिमम कितने लोग एंड मैक्सिमम कितने लोग। तो जब मिनिमम की बात आती है तो वहां पे क्लियरली बोला भी है 2 और मोर पार्टनर्स, मतलब मिनिमम हमें 2 पर्सन्स चाहिए, 2 पार्टनर्स साथ में चाहिए। अगर से एक अकेला इंसान कैसे पार्टनरशिप करेगा, अगर से अकेला ही बिजनेस चलाना है तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा फिर से। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 लोग चाहिए, तो मिनिमम कितने लोग चाहिए 2। बट जब मैक्सिमम की बात आई, ओके, जब मैक्सिमम की बात आती है ना तो हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, जब मैक्सिमम पार्टनर की बात आती है, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो हो गया यहाँ पे साइलेंट। उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है ये चीज कि मैक्सिमम कितना है। ठीक है, बट इन 2013 एक्ट आया जिसको नाम दिया गया था कंपनीज एक्ट 2013। मतलब पहले 1956 था, उसको 2013 में अमेंड किया गया पूरा एंड नाम दिया गया कंपनीज एक्ट 2013। उस एक्ट ने गवर्नमेंट को पावर दिया, उस एक्ट ने गवर्नमेंट को पावर दिया तब कि आप पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप में आप मैक्सिमम पार्टनर आप डिसाइड कर सकते हो, बट कितने लिमिट तक, 100 तक, 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बट इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद 2014 में गवर्नमेंट ने रूल लेके आया। कौन सा रूल सर, रूल 10, रूल 10 ओके ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। ये रूल आया और उसमें बताया गया गवर्नमेंट ने कि मैक्सिमम पार्टनर 100 नहीं, मैक्सिमम पार्टनर जो है ना वो 100 नहीं होंगे, वो होंगे 50, वो होंगे 50 पार्टनर्स। ओके, मैक्सिमम पार्टनर कितने हो जाएंगे 50। तो अगर से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि मिनिमम पार्टनर कितने हैं, तो 2। ओके, मैक्सिमम की बात की तो 50, क्लियर है। अगर बैकग्राउंड में कुछ क्वेश्चंस करते कौन सा सेक्शन था या किसने कौन से रूल में मैक्सिमम पार्टनर 50 किया और कंपनी से एक्ट ने कितना बोला था गवर्नमेंट को मैक्सिमम का वो 100, तो ये सब चीजें बैकग्राउंड से आपको क्लियर हो जाती है। ओके, ये आपको आई होप मिनिमम एंड मैक्सिमम पार्टनर आपको समझ में आ गया होगा। बट ये जो पर्सन है 2 और वो पर्सन, कौन से पर्सन हो गए सर, ठीक है, तो जो भी पर्सन है ना ये कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब कैपेबल होना चाहिए। अब ये कौन डिसाइड करेगा, यस ये डिसाइड करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसने डिसाइड किया गया 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें डिसाइड किया गया, इन्होंने बोला कि उसके एक्ट में कि सब लोग कॉम्पिटेंट है एक्सेप्ट कुछ लोग, कुछ लोगों को छोड़ दिया। कौन कौन है सर, देखो सबसे पहले आया माइनर। ओके, सबसे पहले आया माइनर। माइनर को बोला कि कॉम्पिटेंट नहीं क्योंकि 18 एज के नीचे ही है, 18 के नीचे ही है तो माइनर है और वो कॉम्पिटेंट नहीं है। दूसरा बोला अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब क्या होता है सर, अभी अनसाउंड माइंड का मतलब ये है कि
जो पर्सन अपनी अभी वो कैपेबल नहीं है अभी कोई भी डिसीजन लेने के लिए, मतलब वो मेंटली स्टेबल नहीं है, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, तो डिसीजन ले नहीं सकता है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, मतलब पार्टनरशिप में नहीं आ सकता है। एंड थर्ड वन, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जब लॉ ने कोर्ट ऑफ लॉ में बोल दिया कि कुछ लोगों को कि ये लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पार्टनरशिप में नहीं आ सकते हैं, ओके, कुछ क्राइम वगैरह किया होगा इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, ओके। आई होप यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये लोग पार्टनरशिप में मतलब कॉम्पिटेंट नहीं है पार्टनरशिप में आने के लिए, बट माइनर के लिए ना कुछ अलग से प्रोविजन बनाएंगे। फिर से माइनर के लिए कुछ बोला गया है, क्या बोला है अभी सर? माइनर मतलब क्या होता है? 18 के बिलो, ओके, 18 क्रॉस नहीं किया है, 18 का नहीं हुआ अभी, मेजर नहीं हुआ, उसके लिए क्या बोला कि माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, कैन बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप, ओके, बट only for profits, only for profit, not for losses। मतलब जब प्रॉफिट शेयर होने की बात आएगी तभी वो शेयर करेगा, प्रॉफिट्स को ही शेयर करेगा, लॉसेस आएंगे वो शेयर नहीं करेगा। तो इसके लिए क्लियरली बोला हुआ है कि माइनर पार्टनरशिप में आ सकता है ओनली फॉर प्रॉफिट्स नॉट फॉर लॉसेस, एक बात यहाँ पे माइनर के लिए बोली गई है, ओके। बट माइनर को क्या बोला है कि जब आप 18 के हो जाओगे, 18 के हो जाओगे तो आपको 18 के होने के बाद विद इन 6 मंथ, जैसे 18 के अब हो गए, विद इन 6 मंथ आपको डिसीजन लेना है कि पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना है कि नहीं। अगर से वो बोलता है यस कंटिन्यू करना है, तो 18 का जैसे हो जाते हैं ना वो, तो 18 होने के बाद जो भी लॉसेस एंड लायबिलिटी आती है वो वहां से लेकर वो बेयर करेगा, ओके। मतलब वो अगर से विद इन 6 मंथ डिसीजन लेता है कि मैं ठीक है चलो पार्टनरशिप में कंटिन्यू करता हूँ, तो 18 क्रॉस होने के बाद की जो लायबिलिटी या लॉसेस होंगे उसके लिए वो लायबल हो जाता है। बट विद इन 6 मंथ अगर से कोई डिसीजन ना ले पाया, कुछ बोला ही नहीं उसने, तो क्या होगा? सही फॉर एग्जांपल ये 17 था तब पार्टनरशिप में आया था, तो अगर से विद इन 6 मंथ, ये 6 मंथ्स एक्सपायर हो गए, उसने कुछ बताया नहीं कि पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना है कि नहीं, तो 17 की एज से लेकर जो भी, जब से वो एडमिट हुआ है ना, जब से वो एडमिट हुआ है इन पार्टनरशिप, तो वहां से लेकर जो भी लॉसेस या लायबिलिटीज जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज हो जाती है सबके लिए वो लायबल हो जाता है। कब से लेकर? बस जब से वो एडमिशन, जब से उसका एडमिट हुआ इनटू द पार्टनरशिप तब से लेकर, तो मतलब यहाँ पे क्लियर है कि 6 मंथ के अंदर डिसीजन लेना है, नहीं लिया तो जब से वो पार्टनर बना है तब से लेकर पूरा लॉसेस एंड लायबिलिटीज के लिए लायबल हो जाता है। आई थिंक ये वाला पॉइंट 2 और मोर पर्सन मैंने पूरा कवर कर दिया है यहाँ पे, तो आई होप आपको बहुत अच्छे डिटेल में समझ में भी आ गया होगा। तो चलते हैं सेकेंड की फीचर की तरफ, जिसका नाम है एग्रीमेंट। ऑफ कोर्स कोई भी चीज अगर से कर रहे हो, जैसे रेंट पे भी रहते हो आप, तो उसके लिए एग्रीमेंट बनती है, डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ है, एग्रीमेंट को ना उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ओरल एंड रिटन। ओरल एंड रिटन, ओरल मतलब क्या होता है? वर्बली कुछ चीजें इन लोगों ने एग्री की है, मतलब वर्बली कुछ चीजें उन्होंने एग्री की है। मतलब अगर सपोज विक्की, बिट्टू एंड जना तीनों ने बोला कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग इशू इसमें एग्री करेंगे, कितना अगर लोन दे रहा है कोई पार्टनर हो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट रहेगा, तो ये सब चीजें इन्होंने ओरली एग्री की है और ये वैलिड भी हो जाती है। बट यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बट फिलहाल तो वैलिड है। रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ कोर्स वैलिड है, ओके। रिटर्न एग्रीमेंट मतलब स्टैम्प, देन पूरी की पूरी एग्रीमेंट, सब चीजें पूरी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है, ओके। एंड यहाँ पे लोग इसको ही प्रेफर करते हैं, क्यों सर? जब डिस्प्यूट होता है कोर्ट ऑफ लॉ तक बात जाती है, जब कोर्ट तक बात हो जाती है तब तक यही एक एविडेंस बनता है, और रिटर्न एग्रीमेंट को बोला गया है पार्टनरशिप डीड। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि क्या सर रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट को बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट एग्रीमेंट पूरा कवर होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, थर्ड की फीचर, जिसको बोला गया बिजनेस। ऑफ कोर्स कोई भी आप चीजें कर रहे हो तो बिजनेस के लिए करोगे, तो बिजनेस में 2 चीजें यहाँ पे बताऊंगा। एक तो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए,
चैरिटी के लिए नहीं आया हुआ, प्रॉफिट के लिए आया हुआ। ऑफकोर्स प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। तो मतलब अगर से साथ में आके कोई आप चैरिटी खोल रहे हो, ओके, तो ये पार्टनरशिप नहीं हुई, ठीक है, वो फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ठीक है, ये पार्टनरशिप में नहीं आएगा। एक ही है। दूसरा, हाँ, दूसरा क्या है आपका, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल नहीं, लॉफुल लीगल बिजनेस चाहिए। से फॉर एग्जांपल आप अगर से गुजरात में लिकर अल्कोहल का बिजनेस करते हो तो टोटली बैन, ठीक है, तो ये अलाउड नहीं, ये बिजनेस आप नहीं कर सकते हो। ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हो, नॉट अलाउड, आपको पता है ये सब चीजें इलीगल है। तो क्या होना चाहिए, प्रॉपरली लॉफुल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कोई अच्छी चीज का, मतलब सब जो प्रॉपर लीगल चीजें हैं उन चीजों का बिजनेस कर सकते हो। सर इसमें फिर अगर से फॉर एग्जांपल ये विक्की जो है एंड बिट्टू एंड जना, इन तीनों ने मिलके एक प्रॉपर्टी ले ली, इन्वेस्टमेंट किया थोड़ा थोड़ा पैसा एंड प्रॉपर्टी लेके रख दिए, तो प्रॉपर्टी का तीनों में होल्ड करना और ये बिजनेस माना जाएगा? नहीं, ये कोई प्रॉफिट मोटिव थोड़ी, यहाँ पे थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंसर्न नहीं सर, ये सिर्फ प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बिजनेस का कोई मुझे पॉइंट दिख ही नहीं रहा है। ओके, तो ये आपका बिजनेस पॉइंट नहीं है, ये कोई इसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमारा बिजनेस खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं जो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब देखिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मतलब जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, जो भी प्रॉफिट आ रहा है किस रेशियो में शेयर करना है वो लोग ऑलरेडी डिसाइड करके रहते हैं। अगर से नहीं डिसाइड किया तो अलग से एक प्रोविजन जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा। तो यहाँ पे मतलब क्या बोलना चाहिए, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो ऑलरेडी एग्रीड रहता है, नहीं रहा तो वो आगे के लेक्चर में बताऊंगा, जो कि इक्वल हो जाता है फिर, ठीक है, ये एग्रीड रहता है। मतलब बेसिकली यही बोलना चाहता है कि इस पॉइंट में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्री होना चाहिए बस। बट सर हमेशा प्रॉफिट ही, तो हाँ एक चीज बोलता है यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि लॉस टू शेयर लॉसेस इज नॉट मैंडेटरी। लॉसेस को शेयर करना मैंडेटरी नहीं। सर ये कैसे आप बोल रहे हो? तो समझो ये जो विक्की बिट्टू जना है ना, जना ने बोला मैं पार्टनरशिप में आता हूँ, ठीक है, बट मैं थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, नया नया बिजनेस है, कैसे होगा। तो विक्की ने बोला भाई आ जा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ अगर लॉस हुआ है तो मैं खुद के पॉकेट में से 1 लाख रुपए प्रॉफिट दे दूंगा, मतलब जना को कोई लॉस होगा ही नहीं। तो मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि लॉसेस भी शेयर किया जाए, वो लोग एग्री कर सकते हैं किस पार्टनर को लॉस नहीं देना है तो नहीं दो। सिमिलर जो माइनर के लिए बोला मैंने, माइनर लॉसेस में शेयर नहीं करेगा, प्रॉफिट में शेयर करना, तो इट इज नॉट मैंडेटरी टू शेयर द लॉसेस एज वेल। ये पॉइंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लास्ट वन, म्यूचुअल एजेंसी। दिस इज, ये क्या है ना, आपके रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप हो जाती है। देखिए म्यूचुअल एजेंसी में अगर से आपको होगा यार कि जो हमारी डेफिनेशंस है, डेफिनेशन में बात की थी हमने कुछ, ये देखिए डेफिनेशन में हमने कुछ बात की थी, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो बिजनेस हम चला रहे हैं ना, वो सब लोग मिलके भी कर सकते हैं, मिलके भी काम कर सकते हैं, और कोई पर्सन बाकी पार्टनर के बिहाफ पे भी काम कर सकता है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अभी विक्की अगेन सेम एग्जांपल में आगे भी कैरी करेंगे, बिट्टू एंड जना, ओके, ये तीनों बैठे हैं मुंबई में, कहाँ बैठे हैं? मुंबई। एंड दिल्ली से इनको कॉल आता है, एक क्लाइंट है, बहुत दिनों से बात चल रही थी, उन्होंने बोला कि चलो आज ना एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या किसी पर्सन को आप भेज दो, तो यहाँ पे हम पूरा डील साइन करते हैं। ये बहुत बड़ा क्लाइंट है, इनके लिए बहुत बड़ा क्लाइंट, बहुत बिजनेस ग्रो हो सकता है अगर से क्लाइंट मिल गया तो दिल्ली को। तो विक्की और जना ने डिसाइड किया चलो बिट्टू को ना हम दिल्ली भेज देते हैं। बिट्टू गया दिल्ली, वो यहाँ पे पहुंच गया, मीटिंग हुई, सब टर्म्स डिसाइड हुए, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ड्यूटीज थी साइन किया ना, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब देख लिया और पूरा साइन करके वहां पे बैठ गया। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकेला बिट्टू लायबल नहीं है, मतलब पूरी जो ड्यूटीज एंड ये ना सब चीजें
इनके ऊपर भी, बाकी लोगों के ऊपर भी, विक्की एंड जना के ऊपर भी बाइंड हो जाती है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना इनके ऊपर भी बाइंड हो जाता है अभी। तो मतलब अकेला इंसान, मतलब अकेला पार्टनर जाके कहीं और डील करता है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो बाकी लोग भी बाइंड हो जाएंगे। सिमिलरली मुंबई में बैठ के, कौन मुंबई में बैठे थे सर? विक्की एंड जना, ठीक है, विक्की एंड जना यहाँ पे बैठे हैं मुंबई में। उन्होंने भी, जब बिट्टू दिल्ली में था, उन्होंने भी कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन कर दिया, तो ये अकेले दोनों नहीं बाइंड हो गए, बिट्टू भी बाइंड हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो सबके सब रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो म्यूचुअल एजेंसी से एक ही डिसाइड होता है कि यहाँ पे ना पार्टनर कैन बी एक्ट एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट, मतलब पार्टनर एजेंट भी बन सकता है पार्टनरशिप फॉर्म के बिहाफ पे, और एक प्रिंसिपल के थ्रू भी काम कर सकता है। तो ये रिलेशनशिप यहाँ से निकलती है। तो आई होप आपको पूरे की फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पूरा समझ में, आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हमने। एंड लास्ट वन, इस टॉपिक का आज के लेक्चर का लास्ट वन, राइट्स ऑफ पार्टनर, ठीक है। अब पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं पार्टनरशिप में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखा है पहले, सबसे पहले, एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। मतलब जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट को शेयर करना है या लॉस को शेयर करना है, वो सब पार्टनर मिलके डिसाइड करेंगे, उनका वो पूरा राइट है। ओके, सेकंड पॉइंट में क्या डिस्कस किया, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस में जो भी हम चीजें करने जा रहे हैं, जो भी एक्शन लेंगे, तो हर एक पार्टनर को, एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्ट, मतलब पार्टिसिपेट करना उनका एक राइट बनता है। पार्टनर्स का, हर एक पार्टनर का यहाँ पे राइट बन जाता है। थर्ड वन, एवरी पार्टनर है राइट टू कंसल्टेट इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। तो मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी इशू या मैटर्स आने वाले हैं, कोई भी चीजें होनी, वो भी डिस्कस होने वाली है, तो हर एक पार्टनर को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एवरी पार्टनर शुड बी कंसल्टेड विद दैट। एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। इंस्पेक्ट मतलब क्या होता है, चेक करना, मतलब वो कभी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके चेक कर सकता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कि क्या प्रॉफिट चल रहा है, कौन हमारे डीलर्स है, सब चीजें वो चेक कर सकता है, और एक पूरी की पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट की कॉपी वो अपने पास भी रख सकता है। ये फोर्थ पॉइंट हुआ। फिफ्थ वन, एवरी पार्टनर हैज राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। से फॉर एग्जांपल विक्की, बिट्टू, जना, जो तीन पार्टनर है ना, इनके अलावा एक और पार्टनर आना चाहता है इनके पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है। विक्की एवं बिट्टू एग्री हो गए, जना बोल रहा है कि मुझे इनको नहीं आने देना। अगर से जना ने बोल दिया कि नहीं आने देना है, तो नहीं आ सकता है, ठीक है। तो हर एक पार्टनर के पास अपनी एक राइट है कि अगर वो चाहता है कि किसी पार्टनर को डिसअलाउ करना है, मतलब नए पार्टनर को एडमिट नहीं करना है, तो आप उसको एडमिट नहीं कर सकते, वो हर एक पार्टनर का राइट बन जाता है। Then every partner is a joint owner of the partnership property. Suppose कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके पीछे है कौन? पार्टनर्स। किन्होंने लिया होगा? पार्टनर्स ने लिया होगा। तो जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप होती है वो ज्वाइंट हो जाती है बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब वो पूरे एक अकेले पार्टनर की नहीं होगी, वो तीनों पार्टनर की होगी। जितने भी पार्टनर्स है सबकी एक ज्वाइंट ओनरशिप होती है पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में। If a partner has a given loan to the firm, he has right to receive interest at an agreed rate. मतलब अगर से कोई पार्टनर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अलावा लोन देता है फॉर फर्म टू द फर्म, द फर्म बाहर से लोन ना लेके पार्टनर से लोन देती है, तो पार्टनर के पास राइट है उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेने का। मतलब पार्टनरशिप फर्म को फिर एग्रीड हुआ होगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर नहीं एग्रीड होगा तो 6% पे देना पड़ेगा। मतलब कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर से एग्रीड होगा तो उस रेट पे इंटरेस्ट दो, नहीं एग्रीड है तो 6% देना पड़ेगा। क्यों सर? सिर्फ समझो, अगर से पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से लोन ना लेके वो बाहर से बैंक से या किसी थर्ड पार्टी से लोन लेती थी, तो उसको क्या करना पड़ता? इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो सिमिलरली फर्म को पार्टनर को यहाँ पे राइट बनता है पार्टनर का भी फर्म से इंटरेस्ट चार्ज करना, मतलब इंटरेस्ट ले लेना उनसे। 8 पॉइंट, if a partner incurs expenses or makes payment on behalf of the firm, he has right to be indemnified by the firm। मतलब क्या हो रहा है, कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस इंकर करता है या किसी पार्टी को पेमेंट करके आता है, तो उसका एक राइट बनता है यहाँ पे भी कि भाई उसको रियम्बर्समेंट मिले, मतलब फर्म को उसको रियम्बर्स करना पड़ेगा वो जो भी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म पेमेंट करके आया। एंड लास्ट वन,
एवरी पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। समझो जना को पार्टनरशिप नहीं समझ में आ रही है, वो बोला कि मुझे रिटायर होना है, यस ही कैन, उसे सिर्फ एक प्रॉपर नोटिस, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और उसका एक ये लास्ट राइट बनता है कि वो रिटायर हो सकता है आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस लेक्चर में एंड पूरे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे खासे क्लियर हुए होंगे। आपको अगर से लगता है कि सर कोई और टॉपिक भी वीडियो बनाया जाए, कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट जा रहा है, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। सो हम लोग उस टॉपिक पे भी काम करके एंड पूरा वीडियो बनाएंगे, जल्द से जल्द पूरी कोशिश करेंगे। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।